म्यूट कर सकता है कोई भी आपको। अच्छा, सही कह रहे हो यार, इसमें तो ऑर्गेनाइजर नहीं आ रहा मैं। यस सर। सर हम प्रेजेंटर्स हैं, हमको अटेंडी बना के कर लेते अच्छा, 1 सेकेंड में मैनेज अभी कर लेता हूँ। एक मिनट और। इतना टाइम ना लो बाबा, 1 मिनट। इससे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। बेटा मैंने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास नहीं ली है, ये क्लास तो वो है कि बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है, तब ये क्लास में आना। अभी जब मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर हो गए? मैं तो तुम्हें से बता रहा हूँ कि अभी कर रहे हैं हम। ओके, अब ठीक है। सर हैं। यस सर। ओके, ठीक है। तो मान लो मैंने सिंपल पुश फंक्शन को कॉल किया, मैंने पुश किया, सपोज वैल्यू पुश करी, फर्स्ट वैल्यू मैंने पुश करी 10, देन लेट सपोज सेकंड मैंने पुश करी 20, एंड लेट सपोज थर्ड मैंने पुश करी 30। ये 3 मैंने पुश वैल्यूज पुश करे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे डेटा की वैल्यू 10 होगी, मैंने पहले 10 इंसर्ट करने की कोशिश करी, मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये C++ है, इन C we basically use the malloc function, but in C++ what we do, we basically use the new function to allocate the memory, ठीक है। तो मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, तो बेसिकली मेरी एक नई नोड क्रिएट हो गई, ऐसे ये मेरी न्यू नोड क्रिएट हो गई। लेट सपोज द एड्रेस इज 100, ठीक है। इफ नॉट टेम्प देन स्टैक ओवरफ्लो। लेट सपोज प्रॉब्लम इसमें बेसिकली मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि मान लो अगर मेरी स्टैक फुल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब फुल है तो मैं कोई नोड क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो टेम्प है, अगर मान लो समहाउ मेरी नोड क्रिएट नहीं हो पाई, तो इसका मतलब इफ आई यूज इफ नॉट टेम्प मींस अगर मेरी नोड क्रिएट नहीं हो पा रही है तो इट विल बी ए स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम होगी वो बेसिकली ऑल विल बी हैंडल्ड, ठीक है। इन केस अगर मेरी नोड क्रिएट हो जाती है, ठीक है, लेट सपोज मेरी नोड क्रिएट हो गई, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग टेम्प ऑफ डेटा इज इक्वल टू डेटा। मैंने डेटा यहाँ पे पास किया है, सबसे पहले 10 पास किया, यहाँ पे डेटा की वैल्यू 10 हो गई, देन टेम्प ऑफ डेटा इज इक्वल टू डेटा, यहाँ पे वैल्यू आ गई 10, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू टॉप। तो जब मैंने ये नोड क्रिएट करी थी वहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया था टॉप, मैंने इनिशियलाइज कर दिया था टॉप को नल, बिकॉज जब मैं फर्स्ट नोड क्रिएट करूंगा, ये मेरी फर्स्ट नोड ही है, जब मैं फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो मेरा इसका लिंक होगा वो लिंक क्या होगा, नल होगा। तो मैंने लिखा टेम्प ऑफ लिंक इज इक्वल टू टॉप, टॉप की वैल्यू नल है तो ये बेसिकली हो गया नल, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग में, व्हेन वी क्रिएट, जब भी हम स्टैक क्रिएट करते हैं इनिशियली जो होता है टॉप की वैल्यू स्टैटिक में होती है -1। जब मैं डायनामिक की बात करता हूँ, डायनामिक मींस व्हेन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट यूजिंग द लिंक लिस्ट, देयर द टॉप वैल्यू ऑफ टॉप इज नल। तो जब मैं
कोई भी एलिमेंट मेरा स्टैक के अंदर इंसर्ट करता हूं तो मेरे टॉप की वैल्यू इंक्रीज होती है और टॉप जो है -1 से 0 हो जाता है। तो ऐसे जब मैंने मान लो नोड क्रिएट करी तो जब भी टॉप मेरा नल पे पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, नल पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा टॉप है वो मेरा पॉइंट कहाँ करे, 100 पे टॉप पॉइंट करे। तो मैंने सिंपल क्या चीज लिखी, मैंने लिखा टॉप इज इक्वल टू टेम्प। मेरे टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, अब 100 हो गई। मेरी एक फर्स्ट नोड क्रिएट हो गई, इतना काम पूरा हो गया। मान लो फिर मैंने फिर से वो फंक्शन कॉल किया, पुश फंक्शन। इस बार मैंने वैल्यू जो है वो मैंने इस बार वैल्यू पास करी 20। कोई बात नहीं, तो 20 पास करी तो मेरी एक और नई नोड क्रिएट हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई यार, 1 सेकेंड। ओके, एक सेकेंड, मैं एक बार दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। वन सेकेंड गाइस, एक मिनट, इश्यू है। एक बार बेटा मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है टच करने में, लिखने पर, राइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है। 1 सेकेंड बस। यार ये बताना, तुम्हारी साइड से जो स्क्रीन है वो ब्लिंक हो रही है? सर सही है अब तो। तुम्हारी साइड से, बट व्हेन आई एम राइटिंग ना तो बार बार वो ब्लिंक हो रहा है स्क्रीन टच करते ही। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ पहले इसको, फिर मैं उसके बाद करता हूँ। तो मान लो मैंने नई नोड क्रिएट करी, ठीक है, मैंने पुश फंक्शन कॉल किया, फिर से मेरी नई नोड क्रिएट होगी। मान लो ये एड्रेस 200 है, ये मेरी नई नोड है, ये मेरा बन गया आपका टेम्प बन गया। ठीक है, दिस इज टेम्प। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पे वैल्यू पास करी 20, मैंने लिखा टेम्प डेटा इज इक्वल टू डेटा, यहाँ पे वैल्यू आ गई 20। ठीक है, नाउ आई हैव टू मेक दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, ऐसे बनाना है। तो देखो, अगर मेरी ये नोड है, एक इसके ऊपर है, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका जो लिंक पार्ट होगा, इट शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ दिस नोड। इसका जो लिंक पार्ट होगा, इट शुड कंटेन द एड्रेस ऑफ दिस नोड। तो इस तरीके से क्रिएट होगा।
तो ये जो लिंक पार्ट है दिस शुड कंटेन द एड्रेस 100 और 100 अभी मेरा क्या है टॉप है, तो मैंने लिखा टेम्प एरो लिंक इज इक्वल टू टॉप, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 100 और ये इससे लिंक हो गया। ठीक है, ये इससे लिंक हो गया। अब मैंने लिख दिया, दोबारा एक नई नोड क्रिएट हुई, मैंने लिखा टॉप इज इक्वल टू टेम्प, तो मेरा टॉप यहाँ पे पहुंच गया। ऐसे करते करते मैंने मान लो एक और नई नोड क्रिएट करी, तो ये वैल्यू हो गई 30, इसका एड्रेस हो गया 200 और ये इससे लिंक हुआ, इसकी वैल्यू 300 आ गई। तो इस तरीके से मैंने पुश फंक्शन किया और मेरी सिंपल ये 3 जो है नोड्स क्रिएट हो गए। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इसके बाद हमने सिंपल एक डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। अब मैं चाहता हूं कि वो लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो, तो डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल हुआ मैं यहाँ पे आ गया स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प इफ टॉप इज इक्वल टू नल, पर ऑब्वियसली मेरा टॉप नल पे पॉइंट नहीं कर रहा है, मेरा टॉप जो है उस पे पॉइंट कर रहा है। किस पे पॉइंट कर रहा है? जो मेरा लास्ट नोड जो मैंने क्रिएट करी थी टॉप उस पे पॉइंट कर रहा है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। मैं यहाँ पे गया एल्स, तो मैं यहाँ पे सपोज ऐसे ड्रॉ ही कर लेता हूँ। मान लो मैंने 3 नोड इंसर्ट करी थी 1 2 3, यहाँ पे वैल्यू सपोज है 30, यहाँ पे वैल्यू है 20, सपोज यहाँ पे 10 है। सपोज इसका जो एड्रेस है, इस नोड का जो एड्रेस है वो है आपका मान लो 300, ये 200 है और मान लो यहाँ पे नल है कहीं पे, जैसे ये है जो हमने अभी नोड क्रिएट करी थी ये। तो मेरा टॉप जो है अभी पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 300 पे। तो मैंने क्या किया, ये एड्रेस एक वेरिएबल टेम्प को असाइन कर दिया, तो टेम्प पॉइंट कर रहा है 300 पे, टेम्प की वैल्यू हो गई 300। तो मैंने सिंपल व्हाइल लूप चलाई, दैट व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं होता सबसे पहले वी गोना प्रिंट द टेम्प डेटा। ठीक है, दिस इज printf टेम्प डेटा। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 300 प्रिंट हुआ। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को पॉइंट कराना है नेक्स्ट नोड पे प्रिंट करना है। तो मेरे को यहाँ पे टेम्प के अंदर वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, 200 चाहिए। तो मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो लिंक। तो टेम्प ये है, टेम्प का डेटा 30 है, टेम्प का लिंक 200 है। ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। लूप दोबारा चली, 200 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, 200 का डेटा प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प लिंक, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। 100 नॉट इक्वल्स टू कंडीशन ट्रू, 100 का डेटा प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। टेम्प की वैल्यू हो गई नल, फिर लूप चली, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो मैं लूप के बाहर आ गया। तो मेरा आंसर आ गया 30 20 10। सिंपल एक लिंक लिस्ट, एक स्टैक मैंने क्रिएट करा और उस स्टैक को डिस्प्ले किया, अभी तक और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मेरे को मान लो अब डिलीट करना है, मेरे को एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, मतलब पॉप करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने फंक्शन अभी तक मैंने स्टैक क्रिएट करी है, मैंने स्टैक को डिस्प्ले करा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मान लो टॉप एलिमेंट जो पॉप ऑपरेशन है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मेरे को एक एक एलिमेंट को पॉप करवाना है। पहले तो पॉप करवाना फंक्शन मैंने कॉल किया, पॉप। पॉप मतलब क्या होता है, एलिमेंट को निकालो। अब सोचो अगर तुम स्टैक से एक एलिमेंट डिलीट करते हो, मान लो अगर ये तुम्हारी स्टैक है, ठीक है, और टॉप एलिमेंट मान लो 30 है, 20 10 है, यहाँ पे टॉप की वैल्यू मान लो 20 है। अब मान लो अगर तुम ये एलिमेंट डिलीट करते हो या उसको स्टैक से बाहर निकालते हो, तो टॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 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 टॉप एक माइनस में, मतलब टॉप की वैल्यू आ जानी चाहिए 2। अब टॉप यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब तुम एलिमेंट्स ऐड करते हो स्टैक के अंदर तो तुम्हारा टॉप इंक्रीमेंट होता है, और जब तुम एलिमेंट डिलीट करते हो स्टैक के अंदर तो तुम्हारा टॉप जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे को करना है पॉप, मेरे को एलिमेंट्स को डिलीट करना है या फिर मतलब उसको एक एक एलिमेंट को बाहर निकालना है। तो वही क्या, अभी स्टार्टिंग में मेरा टॉप है वो पॉइंट कर रहा है टॉप 300 पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरा टॉप यहाँ पे है, तो इफ टॉप इज इक्वल टू नल वो तभी होगा जब मेरा स्टैक एम्प्टी होगा, और जब एम्प्टी स्टैक होगा तो मैं कुछ उसमें से डिलीट नहीं कर सकता, वो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। पर अभी मेरा टॉप पॉइंट कर रहा है 300 पे। फिर मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू टॉप। ठीक है, तो टेम्प इज इक्वल टू टॉप का मतलब क्या हो गया, टॉप टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई। ठीक है, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 300।
फिर मैंने लिखा टॉप इज इक्वल टू टेम्प एरो लिंक। जब अब ये एलिमेंट सोचो, अगर टॉप की वैल्यू 300 है, इस 300 का लिंक क्या है 200, तो मैंने वही बोला था अगर मैं एक एलिमेंट हटाता हूँ पॉप करता हूँ तो टॉप आ जाना चाहिए नीचे वाले एलिमेंट पे, ठीक है। तो अगर मैं इसका लिंक की बात करूं तो इसका लिंक किसको पॉइंट कर रहा है 20 को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू टॉप, टेम्प की वैल्यू ये हो गई 300 और टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो लिंक, टॉप मेरा पहुंच गया यहाँ पे। मैं जैसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मान लो ये आपकी लिंक लिस्ट है, ये आपकी एक नोड है, ठीक है, ये नल है, इसकी वैल्यू 10 है, मान लो ये 100 है। एक और है, ये भी एक नोड है, मान लो इसकी वैल्यू आपकी 100 है, यहाँ पे वैल्यू 20 है, मान लो इसका एड्रेस 200 है। फिर एक और ऊपर एक और नोड है, मान लो इसकी वैल्यू 30 है और इसका एड्रेस मान लो 200 है और ये मान लो इसका एड्रेस 300 है। अभी जो था आपका टॉप पॉइंट कर रहा था 300 पे, ठीक है। अब तुम्हें एलिमेंट पॉप करना है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक पॉइंटर लिया, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टॉप किया, तो मेरा टेम्प जो है वो इस 300 पे पॉइंट कर रहा है, टेम्प। फिर मैंने लिखा दैट वाइल टेम्प, ये रहा टेम्प इज इक्वल टू टॉप, ठीक है, टॉप भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने कहा टॉप इज इक्वल टू टॉप एरो लिंक। अब देखो अगर मेरे को इस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करना है, हटाना है, तो मेरा टॉप जो है कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, टॉप मेरा पॉइंट करना चाहिए इस पे, नेक्स्ट वाले एलिमेंट के एड्रेस पे 200 पे, और 200 क्या है मेरा टॉप का लिंक है, तो मैंने लिखा टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक, तो टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा है कहाँ पे 200 पे, मेरा यहाँ पे टॉप आ गया। अब मैंने कर दिया फ्री टेम्प, ये मैंने नोड बेसिकली डिलीट कर दी, ठीक है, ये हट गया, फ्री हो गया। फिर से मैंने मान लो दोबारा से ये फंक्शन कॉल किया, मैंने फिर से पॉप फंक्शन कॉल किया, तो दोबारा मैंने पॉप फंक्शन कॉल किया तो क्या मेरा टॉप यहाँ पे, ठीक है, मेरा टॉप यहाँ पे है, तो मैं लिखा टेम्प इज इक्वल टू टॉप, तो मेरा टेम्प पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 200 पे। अब सोचो मेरे को यहाँ पे इसको डिलीट करना है नोड को, तो ये 200 के अंदर जो 100 एड्रेस है, ऑब्वियसली जब ये डिलीट होगी तो टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो मैं लिखा टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक, तो मेरा टॉप है वो टॉप आ गया 100 पे, और मैंने फ्री कर दिया टेम्प को, ये नोड डिलीट हो गया। अब मेरा 30 और 20 डिलीट हो चुका है, अब मेरा जो बच रहा है इसके अंदर स्टैक के अंदर वो सिर्फ 10 है। तो इसके बाद से फिर मैंने वो टेम्प फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले कराया, तो दो एलिमेंट पॉप करने के बाद, ठीक है, मैंने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन को, तो वो एक ही एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो एक बार हम इसकी बार कोडिंग देख लेते हैं, जैसे मैंने शायद कर रखा था, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, ठीक है, डिस्प्ले हमने 4 एलिमेंट पुश किए, हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। अब ये मैं एक एक एलिमेंट निकाल रहा हूँ, टॉप एलिमेंट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लो मैंने 4 एलिमेंट पुश किए मेरे स्टैक के अंदर, फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने किया टॉप एलिमेंट इज, मेरे स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है, तो मेरे को बताओ, मान लो मैंने पुश किया 11, 22, 33, 44, तो मेरा टॉप एलिमेंट क्या होगा स्टैक का 44। और मान लो उसके बाद मैंने 2 एलिमेंट पॉप किए, फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और फिर मैंने पूछा टॉप एलिमेंट क्या होगा मेरे स्टैक का 22। तो मान लो मैंने पुश फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, मैं स्पीक फंक्शन को कॉल करता हूं, तो मन में याद होगा कि जब मैंने 4 पुश फंक्शन कॉल किए तो मेरे एलिमेंट्स हो गए उसके अंदर स्टैक के अंदर 44, 33, 22, 11, या फिर 11, 22, 33, 44। इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे पहले लास्ट में तुम इंसर्ट करते हो वो सबसे पहले बाहर निकलता है। और लास्ट में तुमने इंसर्ट किया 44, तो 44 मेरे स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा जो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पीक फंक्शन मतलब टॉप एलिमेंट को बाहर डिस्प्ले कर रहा है, मतलब निकाल रहा है। पॉप तो क्या होता है यार, एलिमेंट डिलीट करना, पीक करना, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा टॉप एलिमेंट क्या है।
तो मैंने लिखा इफ, एक सिंपल सा चेक, एक फंक्शन बनाया इज एम्प्टी, चेक करने के लिए वेदर मेरी स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा इफ इज एम्प्टी, आई एम चेकिंग वेदर माय स्टैक इज एम्प्टी। तो मैंने इज एम्प्टी फंक्शन कॉल किया। तो इफ टॉप इज इक्वल टू नल, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, रिटर्न करेगा 1। तो इफ नॉट 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, एग्जिट। मतलब ये कंडीशन ये है कि चेक करने के लिए कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तो ये करो, अगर एम्प्टी है तो ये। तो मान लो अगर मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न टॉप इज इक्वल टू नल। अगर मेरे टॉप की वैल्यू नल है तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, और मैं प्रोग्राम से बाहर निकल रहा हूं। पर मान लो अगर मैंने फंक्शन कॉल किया, मेरा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, यानी टॉप की वैल्यू नल के बराबर नहीं है, तो रिटर्न करेगा 0। इफ टॉप इक्वल्स टू नल, रिटर्न करेगा 0 बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ये रिटर्न कर रहा है टॉप का डेटा। टॉप जो है मेरा 300 पे पॉइंट कर रहा था, उसका डेटा इसने प्रिंट कर दिया 44। दोबारा पीक को फंक्शन दे, तो यही कर रहा है। अगर मान लो मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। एक मिनट लगेगा, रुको। देखो, सबसे पहले मैंने जो पुश फंक्शन कॉल किया था वो 11 था, फिर 22 था, 33, 44। तो ये मेरी स्टैक क्रिएट हो गई, ठीक है। फिर मैंने पीक फंक्शन कॉल किया था, तो उसने टॉप ऑफ स्टैक प्रिंट कर दिया था 44। फिर मैंने 2 पॉप फंक्शन कॉल किए, मतलब इसको नोड को मैंने डिलीट कर दिया। फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, फिर तो मेरी स्टैक मेरी क्या बची, 22, 11 बचा। और फिर मैंने पीक फंक्शन दोबारा कॉल किया, मैंने टॉप ऑफ द स्टैक प्रिंट कराना चाहा तो वो प्रिंट कर दिया 22। चेक करो मेन फंक्शन क्या कर रहा है, 4 मैंने पुश फंक्शन कॉल किए। तो फर्स्ट इसको पुश किया स्टैक में, फिर इसको पुश किया, फिर इसको पुश किया, इसको पुश किया 44। तो मेरी स्टैक बन गई 44, 33, 22, 11। 44 का जो लिंक है वो इसको पॉइंट कर रहा है, 33 का लिंक इसको पॉइंट कर रहा है, इसका लिंक 11 को पॉइंट कर रहा है, और 11 का लिंक है मेरा नल। उसके बाद ये लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो गई या फिर स्टैक डिस्प्ले हो गया। फिर मैंने पीक फंक्शन का कॉल किया, इसने टॉप एलिमेंट प्रिंट कराया। टॉप एलिमेंट क्या है, 44 आ गया। फिर दोबारा 2 पॉप किए, मतलब 2 एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिए। फिर दोबारा डिस्प्ले कराया, मेरी स्ट्रिंग, मेरी जो स्टैक बची वो बची 22, 11। और फिर मैंने दोबारा पॉप फंक्शन को कॉल किया, पीक फंक्शन को कॉल किया, उसने टॉप ऑफ स्टैक प्रिंट कर दिया 22। तो ये इस तरीके से तो ये आंसर आ गया। बोलो इस कोड में कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा कोड है। आवाज आ रही है? सर ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट है ना? हाँ जी, हाँ जी, स्टैक यूजिंग लिंक्ड स्टैक हमने इंप्लीमेंट करी है बेसिकली। ओके बताओ इस कोड में कोई प्रॉब्लम? सर हाँ जी, एक डाउट था कि ये टॉप जो है वो डिफाइंड कहाँ है, कि मतलब वो ये रहा सबसे बेटा, top पे रहेगा? ये रहा। मैंने इसको स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया ना यहाँ पे। अच्छा। ग्लोबली मैंने कर रखा है बिकॉज टॉप, तुम देखो यार, टॉप ग्लोबली होगा बिकॉज तुम इसको अगर पुश फंक्शन के अंदर भी कॉल कर रहे हो, उसके अंदर भी कॉल कर रहे हो, पॉप के अंदर भी, तो टॉप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको ग्लोबली होना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो पुश फंक्शन में कॉल होगा तो टॉप इंक्रीज होगा, अगर वो पॉप में कॉल होगा तो टॉप डिक्रीज होगा। तो सेम वेरिएबल है, तो तुम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो। तो तुमने देखा होगा मैंने टॉप को ना किसी फंक्शन के अंदर बेसिकली डिफाइन नहीं किया हुआ है। मैंने टेम्पररी वेरिएबल, एक जो लोकल वेरिएबल है वो जरूर डिफाइन किए हैं, उसके अंदर मैंने टॉप का एड्रेस डाला है, बट टॉप को मैंने ग्लोबल ही रखा है। तुम किसी के अंदर भी चेक कर सकते हो, टेम्प एक लोकल जरूर बनाया है, बट टॉप जो है वो ग्लोबल ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है। अब अगर मैं सेम चीज की अगर बात करूं, क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्यू भी बेसिकली ऐसे ही होता है। पर क्यू के अंदर होता क्या है, इसके अंदर तो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो एलिमेंट सबसे पहले तुम इंसर्ट करते हो वो सबसे बाद में निकलता है, और सबसे बाद में जो इंसर्ट होता है एलिमेंट वो सबसे पहले निकलता है।
ठीक है, इट्स अ लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे पहले आप एंटर करते हो सबसे पहले बाहर जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इंसर्शन डिलीशन जो होते हैं क्यू के अंदर, ये अकर होते हैं दो एंड से। ठीक है, जैसे आपके इसके अंदर क्या था, स्टैक के अंदर क्या था, देयर इज ओनली वन एंड जहां से आप इंसर्शन भी करते हैं डिलीशन भी करते हैं, पर उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यू के अंदर इंसर्शन डिलीशन जो होते हैं दोनों डिफरेंट एंड से होते हैं। एक इंसर्शन होता है रियर एंड से और फ्रंट एंड से आपका बेसिकली क्या होता है, डिलीशन होता है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका कोड तुम बनाओगे एक बार। तो मान लो ये क्यू होता है, क्यू बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का मैं मान सकता हूं। ठीक है, तो मान लो अगर इनिशियली मेरी क्यू एम्प्टी होती है, जब मेरा क्यू एम्प्टी होता है इनिशियली, ध्यान देना बेटा इंपॉर्टेंट है, और इसी को आप इंप्लीमेंट करोगे तो रियर की वैल्यू जो होती है एंड फ्रंट की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली -1 होती है। ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे तुम अगर डायनेमिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हो तुम ये कह सकते हो कि दोनों की वैल्यू नल होती है। फिर जब तुम पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हो रियर से, मान लो फर्स्ट एलिमेंट तुमने इंसर्ट किया 10, तो आपका रियर भी फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होता है और आपका फ्रंट भी फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होता है। ये एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन इन द सेंस कि जब तुम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हो क्यू के अंदर तो तुम्हारा रियर भी इंक्रीमेंट होगा एंड तुम्हारा फ्रंट भी इंक्रीमेंट होगा, दोनों इंक्रीमेंट होंगे, बट आफ्टर द सब्सिक्वेंट इंसर्शन। लेकिन इसके बाद जब तुम कोई और एलिमेंट इंसर्ट करोगे, मान लो तुमने इंसर्ट किया 12, तो सिर्फ रियर ही इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट विल रिमेन द सेम। फ्रंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। फ्रंट सिर्फ तभी इंक्रीमेंट होता है जब तुम एलिमेंट को डिलीट करते हो, और रियर तब इंक्रीमेंट होता है जब तुम एलिमेंट इंसर्ट करते हो। फिर तुमने 13 इंसर्ट किया तो रियर की वैल्यू हो गई 2 और फ्रंट की वैल्यू हो गई 0। फिर तुमने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, रियर की वैल्यू हो गई 3 और फ्रंट की वैल्यू 0। फिर तुमने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया, रियर की वैल्यू हो गई 4 और फ्रंट की वैल्यू 0। अब स्टैटिक में क्या होता है, जब स्टैक क्यू फुल होती है तो रियर जो होता है वो साइज -1 होता है। ठीक है, और ये तो आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई। इसके बाद तुम और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। और अंडरफ्लो में क्या होता है, अब मान लो ये है आपकी क्यू, ये है एलिमेंट 10, 12, 13, 14, 15। अब मान लो अगर तुम इस एलिमेंट को डिलीट करते हो, इस एलिमेंट को डिलीट करते हो, तो रियर की वैल्यू क्या है और फ्रंट की वैल्यू क्या है? If you're gonna delete this, then tell me what is the value of rear and what is the value of front? 1 रियर की वैल्यू 1 है और तुमने एलिमेंट डिलीट किया तो फ्रंट को तुमने इंक्रीज कर दिया, फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो गई 1। सो यहाँ पे रियर भी 1 है, फ्रंट भी 1 है। अब तुमने इसको डिलीट कर दिया तो अब तुम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रियर भी 2 है और फ्रंट भी 2 है। फिर तुमने इसको डिलीट कर दिया, तुम यहाँ पे आ गए, रियर भी 3 है और फ्रंट भी 3 है। फिर तुमने इसको डिलीट किया, तुम यहाँ पे आ गए, तो रियर भी इंक्रीज हुआ, तो रियर की वैल्यू भी 4 है और फ्रंट की वैल्यू भी 4 है। और जो ये कंडीशन होती है व्हेन द रियर एंड फ्रंट की वैल्यू सेम होती है, जब रियर एंड फ्रंट की वैल्यू सेम है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट योर क्यू हैज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जब रियर एंड फ्रंट की वैल्यू सेम होती है। और अगर तुम इसको भी डिलीट कर देते हो तो रियर फिर से क्या हो जाता है, -1, और फ्रंट फिर से क्या हो जाता है, -1। इट मींस योर क्यू इज एम्प्टी। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो इनिशियली जो है तुम जब ये डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करोगे यूजिंग लिंक लिस्ट, तो आपको दो मेंबर मानना, स्ट्रक्चर तो वही सेम रहेगा, बिकॉज इस नोड का स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास एक डेटा है और आपके पास एक लिंक फील्ड है जो नेक्स्ट एलिमेंट को लिंक कर रही है। यहाँ पे दो वेरिएबल मानना, एक मानना रियर एक मानना फ्रंट, दोनों को इनिशियलाइज कर देना पहले इनिशियली नल से। फिर जब तुम एक नोड क्रिएट करोगे, तुम मेरे को बताओ जब तुमने मान लो फर्स्ट नोड क्रिएट करी, सो टेल मी वेयर योर रियर विल पॉइंट एंड योर फ्रंट विल पॉइंट। Let's suppose you create one node dynamically using linked list. Let the name of that node be new node. Tell me what is the value of rear and front at that time. कहाँ पे पॉइंट कर रहे होंगे वो दोनों? सर दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। राइट, बोथ विल बी पॉइंटिंग टू योर न्यू नोड ओनली। दोनों न्यू नोड को पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज जब तुम पहली नोड इंसर्ट करते हो, या फिर क्यू में मैंने तुम्हें क्या बताया, जब तुम पहला एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट करते हो तो तुम्हारा फ्रंट भी एक बार इंक्रीज होता है, रियर भी इंक्रीज होता है। अगर रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 होती है तो जब तुम एक एलिमेंट इंसर्ट करते हो रियर भी 0 होता है, फ्रंट भी 0 होता है। इसको लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर तुमने नई नोड क्रिएट करे, ठीक है, तो तुम्हारा रियर जो पॉइंटर है, फ्रंट पॉइंटर अब नल को पॉइंट नहीं करेगा, बोथ विल बी पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड, तुम सिर्फ इसी को पॉइंट करोगे। ठीक है, अब तुमने जब सेकंड नोड मान लो तुमने एक और
पुश फंक्शन या एनक्यू फंक्शन कॉल किया, एक और नई नोड क्रिएट करी, तो तुम्हारा अब रियर पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? सर नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट नोड को, एंड फ्रंट विल रिमेन द सेम। फ्रंट चेंज नहीं होगा, फ्रंट विल बी पॉइंटिंग एट दिस नोड ओनली, फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा होगा फ्रंट, लेकिन रियर जो है ये चेंज हो जाएगा। देखो रियर एंड से आप इंसर्शन करते हो, ये रियर हो गया, दिस इज द फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से डिलीट करते हो। तो मान लो अगर अब तुम फ्रंट को डिलीट करते हो, इस एलिमेंट को 10 को डिलीट करते हो, तो अब तुम्हारा फ्रंट जो है नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, जो कि सेकंड नोड है, यहाँ पे पहुंच जाएगा फ्रंट, और यहाँ पे रियर पहुंच जाएगा। तो सिंपल सा ही ये डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। चलो मैं तुम्हें एक बार फटाफट एक बार कोड समझा देता हूँ, उसके बाद तुम इंप्लीमेंट भी कर लोगे इसको। एक सेकेंड। देखो अगर तुम मैथमेटिकल सोचो, एनक्यू फंक्शन है, एनक्यू इसका जो एडीटी होता है उसमें एनक्यू होता है, डीक्यू होता है, ठीक है। अगर तुम एनक्यू फंक्शन देखते हो, मैंने इंसर्ट की वैल्यू 10 20, तो मेरे क्यू के अंदर क्या आ गया? फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी क्यू के अंदर? 10। नेक्स्ट वैल्यू आ गई 20। फिर मैंने डी क्यू कर दिया, मतलब ये दोनों एलिमेंट हटा दिए। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था? 10 हटा, 20 हटा, और मेरा जो क्यू है वो फिर एम्प्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे तुमने यहाँ पे एनक्यू किया 10 20, तो मेरी जो लिस्ट होगी वो क्या होगी? 10 और उसके बाद में आएगी 20। बोलो कोई डाउट? फिर तुमने डीक्यू किया, डीक्यू करने के बाद इस फर्स्ट इन फर्स्ट और आपका सिर्फ 20 बचेगा। फिर डीक्यू किया तो आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई? नल हो गई, मतलब क्यू हो गई एम्प्टी। फिर तुमने एनक्यू किया, 30 आ गया, फिर तुम्हारा 40 आ गया, एंड देन 50, 30 40 50 हो गया। फिर तुमने डीक्यू किया, फिर से तुम्हारी ये एलिमेंट हट गया, 40 एंड 50 लेफ्ट। अब तुम प्रिंट कर रहे हो क्यू फ्रंट डेटा क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? क्यू फ्रंट डेटा 40 प्रिंट होगा, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 50 प्रिंट होगा, रियर का डेटा है 50, ठीक है। तो फ्रंट एंड से बेसिकली आप डिलीशन करते हो, रियर एंड से बेसिकली आप इंसर्शन करते हो। तो अगर मैं इस क्यू को बनाऊं तो हुआ क्या? सबसे पहले आपका एनक्यू 10 हुआ, मान लो आपकी ये नोड क्रिएट हुई, ठीक है। 10 मान लो इसका एड्रेस 100 है, ये अभी नल हुआ। उसके बाद तुमने एनक्यू किया 20, तुम्हारी एक और नोड क्रिएट हुई 20। फिर तुमने इसका ऑब्वियसली इसका एड्रेस जो है ये कर दिया होगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई थी 200, ये इससे लिंक हो गया और इसको तुमने कर दिया नल। तो जब तुमने ये क्रिएट किया, जैसे तुमने फर्स्ट नोड क्रिएट करी, तुम्हारा नल पॉइंटर भी यहाँ, तुम्हारा रियर पॉइंटर भी यहाँ पे आया, तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर भी यहाँ पे आया। अब तुमने अगर दो नोड क्रिएट करी है तो तुम मेरे को बताओ तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है और तुम्हारा रियर पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? सर फ्रंट तो फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, फ्रंट पॉइंट कर रहा है आपका 100 को, और जो रियर पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है तुम्हारा 200 को, ठीक है। ऐसे क्यों बनती है? यहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, डिलीट होता है। अब तुमने किया डीक्यू, डीक्यू डिलीट करने का मतलब ये है कि तुम्हारा ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये डिलीट हो गया, और जब ये डिलीट हो गया तो तुम्हें फ्रंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, फ्रंट को तुम्हें पॉइंट कराना पड़ेगा किसको? 200 को। अब ये फ्रंट हो गया। मैंने तुम्हें वही बोला कि जब तुम एलिमेंट डिलीट करते हो तो फ्रंट इंक्रीज होता है, जब एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो रियर इंक्रीज होता है। तो ये हटा तो फ्रंट आ गया यहाँ पे। अब फिर से तुमने डीक्यू किया, यानी ये और एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो ये एलिमेंट डिलीट करने के बाद तुम्हारा फ्रंट भी नल पे पॉइंट कर रहा है और रियर भी नल पे पॉइंट कर रहा है, दोनों नल पे पहुंच चुके हैं, रियर और फ्रंट दोनों तुम्हारे नल पे आ चुके हैं। अब इसके बाद तुमने फिर एनक्यू किया, तुमने वैल्यू इंसर्ट करी, फिर से 30 40 और 50, ये तीन वैल्यू इंसर्ट करी। मान लो इसका एड्रेस 300 है, इसका एड्रेस 400 है, इसका एड्रेस 500 है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारा फ्रंट सिर्फ यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 300 पे, और तुम्हारा रियर जो पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है किस पे? 500 पे। फिर तुमने डीक्यू फंक्शन कॉल किया, एक ही फंक्शन कॉल किया ना, डीक्यू, हाँ, ये डीक्यू फंक्शन कॉल किया, ये डिलीट कर दी, तुम्हारा फ्रंट कहाँ पे आ गया? 400 पे आ गया, और तुम्हारा रियर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 500। फिर तुम प्रिंट करा रहे हो क्यू फ्रंट डेटा, तो क्यू फ्रंट डेटा कितना हो गया? प्रिंट हो गया 40 हो गया, और रियर फ्रंट डेटा ये आपका कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये आंसर आ गया 40 50। देखो इन्होंने किया क्या है, पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया इन्होंने।
ठीक है, स्ट्रक्ट बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, क्यू नोड, डेटा बनाया, एक पॉइंटर लिया, कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन दी स्ट्रक्चर्स हैव कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक ए मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज योर स्ट्रक्चर एंड क्लास। तो स्ट्रक्ट भी बिल्कुल क्लास की तरह ही बिहेव करता है एग्जैक्टली, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास इज क्लास के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं। एंड यू कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम बना सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे ही तुमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस स्ट्रक्चर का बनाया, तुमने लिखा क्यू, जैसे ही तुमने ये कॉल किया क्लास का, जैसे तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर तुमने एनक्यू फंक्शन कॉल किया। ठीक है, एनक्यू फंक्शन कहाँ पे अपना, ये तुमने मान लो 10 पास किया। ठीक है, तो तुमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, तुमने नई नोड एलोकेट करी, जैसे तुमने यहाँ पे लिखा 10, देखो अलग अलग तरीके हैं, तुम यहाँ पे भी 10 डायरेक्ट लिख सकते हो और फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। जैसे तुमने क्या हुआ, जैसे फर्स्ट फंक्शन जैसे हम चेक इंप्लीमेंट कर लेते हैं, हमने कॉल किया nq10 q.nq10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया nq10, x की वैल्यू 10 हो गई, एक ही नई नोड बनाई, temp इज अ पॉइंटर टू योर न्यू नोड, और मैंने वो आपको बेसिकली मेमोरी एलोकेट कर दी उसको, वो नई नोड क्रिएट हो गई। तो मान लो ये नई नोड क्रिएट हो गई, इसकी वैल्यू मान लो 100 है, ये एड्रेस मैंने असाइन कर दिया टेम्प को, टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू नोड एक्स है, तो जैसे ही तुमने मेमोरी एलोकेट करी, यहाँ पे तुमने लिख रखा है क्यू नोड एक्स, ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे पैरामीटर पास किया है तुमने, वैल्यू पास करी है, यहाँ पे वैल्यू मान लो 10 है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 10 होगी, डेटा की वैल्यू हो जाएगी डी, डेटा आपका हो जाएगा 10, और जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा नल। तो बेसिकली इस तरीके से तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी तुम्हारा टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब तुम देखो क्या होता है, जब तुमने फर्स्ट नोड क्रिएट करे, ठीक है, फर्स्ट नोड क्रिएट करी, एनक्यू फंक्शन कॉल हुआ, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्टार्टिंग में क्या होता है, बोथ रियर एंड फ्रंट इज पॉइंटिंग टू नल। अब जैसे तुम आपकी फर्स्ट नोड क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपका रियर भी फ्रंट भी एक बार इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इफ रियर इज इक्वल टू नल, डेफिनेटली मैं रियर नल है, बिकॉज जब तक कोई नोड क्रिएट ही नहीं हुई थी, और जब कोई नोड क्रिएट नहीं होती है तो मेरा फ्रंट भी नल को पॉइंट करता है, रियर भी नल को पॉइंट करता है, और जैसे ही मैंने नोड क्रिएट किया, मेरा फ्रंट भी इंक्रीज होता है, रियर भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मेरा फ्रंट भी 100 पे पॉइंट करेगा और मेरा रियर भी जो है वो 100 पे पॉइंट करेगा। तो मेरा दोनों फ्रंट एंड रियर बोथ इज पॉइंटिंग एट 100। ठीक है, तो इफ रियर इज इक्वल टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, रिटर्न बाहर आ गए, मेरा यही काम था, फर्स्ट नोड क्रिएट हो गई। सेकंड, दोबारा एनक्यू फंक्शन कॉल किया, मान लो फिर से एक नई नोड क्रिएट करी मैंने, इसकी वैल्यू मान लो 200 है, ये मेरा बन गया टेम्प। अब देखो होता क्या है, अब मैं यहाँ पे रियर की वैल्यू डेफिनेटली नल नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, रियर का जो नेक्स्ट है वो कर दिया टेम्प, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 200, ये इससे लिंक हो गया। ठीक है, मान लो ये वैल्यू 20 है, और फिर रियर इज इक्वल टू टेम्प, डेफिनेटली जब मैं नई नोड इंसर्ट करूंगा तो मेरा सिर्फ रियर इंक्रीज होता है, फ्रंट फिक्स रहता है, तो मेरा वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा पॉइंट कर रहा है अभी आपका रियर, ये आ गई वैल्यू रियर। एक और नई नोड इंसर्ट करता हूं तो फिर से वही होगा, मैं रियर को इंक्रीज कर दूंगा, रियर मेरा आ जाएगा 300 पे और मेरा फ्रंट रहेगा यहीं पे, मान लो ये हो गया, और मैंने इसका रियर का नेक्स्ट इज इक्वल टू एक बार कर दिया टेम्प, यहाँ पे वैल्यू आ गई 200, ये इससे लिंक हो गया, मैंने रियर को आगे मूव कर दिया, ये बन गया रियर। ठीक है, फिर देखो क्या किया, अभी मेरा टेम्प फ्रंट है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है 100 पे, और मेरा जो रियर है वो पॉइंट कर रहा है 300 पे। इतना ही काम हुआ, इस कोड ने कुछ नहीं किया, एक नई नोड बना रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, रियर इज इक्वल टू टेम्प, ऐसे करते करते मेरी 3 नोड तो बन गई। उसके बाद हमने डीक्यू फंक्शन कॉल किया, डीक्यू फंक्शन ने चेक किया, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन कब होगी, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल कब होगा, ये कंडीशन कब जब मेरी एक भी नोड नहीं होगी, जब एक भी नोड नहीं होती तो मैं डिलीट कहां से करूंगा, मेरा फ्रंट नल होता है। पर हाँ, अगर नोड है तो मैंने क्या लिखा, इसको तो मान लिया, मान लो टेम्प, ये जो फ्रंट अभी मेरा 100 पे पॉइंट कर रहा था, इसको टेम्प के अंदर स्टोर करा दिया। अब तुम्हें पता है अगर तुम इस नोड को डिलीट करने वाले हो तो फ्रंट कहां पे पॉइंट करेगा,
अगर तुम इस नोड को डिलीट करते हो तो फ्रंट नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करेगा। मैंने तुम्हें बोला था जब तुम डिलीट करते हो तो फ्रंट ऑब्वियसली इंक्रीज होता है, तो जब तुम इस नोड को डिलीट करोगे फ्रंट जो है वो 200 पे पॉइंट करना चाहिए। तुम लिखा फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो फ्रंट मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, रियर इज इक्वल टू नल, डिलीट टेम्प। कोई बताएगा ये कंडीशन क्यों लिखी? सर अगर एक ही नोड थी और हमने उसको भी डिलीट कर दिया तो फिर रियर भी अगर मेरे पास इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही नोड है, ठीक है, ये चीज तो क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू नल का मतलब मेरी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, एम्प्टी है। पर ये मैं कब करूंगा, फ्रंट इज इक्वल टू नल? बिकॉज देखो अगर मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर मान लो मेरे पास एक ही नोड है तो मेरा रियर भी वहीं पे पॉइंट करता है, मेरा फ्रंट भी वहीं पे पॉइंट करता है। अगर मान लो मेरे पास एक यही नोड है जिसकी वैल्यू मान लो 10 है, यहाँ पे नल है, ठीक है, और अभी मेरा यही, अगर मान लो ये वैल्यू 100 है, यही मेरा रियर है और यही मेरा फ्रंट है, डिलीशन होता है फ्रंट एंड से, ठीक है। तो अगर मैं ये नोड डिलीट करता हूं, मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, टेम्प की वैल्यू आ गई 100 और फ्रंट को मूव करा दिया नल पे, फ्रंट आ गया नल पे। तो मेरे को ये भी ध्यान रखना है, अगर ये कंडीशन कब पॉसिबल है कि रियर और फ्रंट दोनों बराबर हो, मैंने तुम्हें बोला था जब मेरे लिंक लिस्ट सिर्फ मेरी एक ही नोड एग्जिस्ट करती हो या फिर मेरी क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तभी टेम्प और फ्रंट की वैल्यू सेम होती है। तो अगर फ्रंट नल होता है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी सिर्फ एक ही नोड है और अगर मैं उस नोड को फ्री करता हूं तो बेसिकली मेरा टेम्प, मेरा जो फ्रंट है वो भी नल होगा और मेरा रियर होगा वो भी नल होगा, दोनों की वैल्यू नल को ही पॉइंट करेगी। तो ये वो वाली कंडीशन है जब मेरा ओनली वन एलिमेंट हो, ठीक है। और मैंने कर दिया फिर डिलीट, टेम्प को डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो अब ये टाइम ये हट गया, अब मेरा यहाँ पे पहुंच चुका है फ्रंट, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन टेस्ट करूंगा कि ऑब्वियसली इसका लिंक जो है नल तो नहीं है। अगर नल है यानी मेरे क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचे है, तो इस पॉइंट पर जब मैं आऊंगा मेरे को रियर और फ्रंट दोनों को ही बेसिकली नल करना पड़ेगा, तो सिंपल ऐसे डिलीट हो जाएगा। अगर मैं कहाँ देखूँ उसका कोड ये रहा, लेकिन सर उसके फ्रंट तो हमेशा नल पे ही रहेगा ना? फ्रंट हमेशा नल पे ही रहेगा। क्यों? जब आपने एक देखो फ्रंट नल पे नहीं, देखो मैंने तुम्हें बोला था एक्सेप्शन होता है जब आप कभी भी कोई भी पहली नोड क्रिएट करते हो, फर्स्ट नोड क्रिएट करोगे। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, जब आप इसको यूजिंग एरे इंप्लीमेंट करते हो तो इनिशियली दोनों फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू दोनों की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और जब आप फर्स्ट एलिमेंट डालते हो क्यू के अंदर तो पहली बार फ्रंट भी इंक्रीज होता है और पहली बार रियर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फ्रंट की वैल्यू 0 रहेगी और रियर की वैल्यू 0 रहेगी अगर आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हो। उसके बाद ऑन सब्सिक्वेंट इंसर्शन ओनली रियर ही इंक्रीमेंट होता है, सिर्फ रियर इंक्रीमेंट होता है, फ्रंट रहता है फिक्स, फ्रंट रहेगा 0 पे। लेकिन बाद में जब तुम एलिमेंट डिलीट करते हो तब सिर्फ फ्रंट इंक्रीज होता है, रियर फिक्स रहता है, तब सिर्फ फ्रंट इंक्रीज होता है, रियर। सो ऑन डिलीशन यू आर बेसिकली इंक्रीमेंटिंग द फ्रंट और इंसर्शन पे तुम रियर इंक्रीमेंट करते हो। बोलो कोई डाउट? नहीं, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तुम इस लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करना चाहते हो? मैं वही कह रहा था कि जो आपने वो कंडीशन जो बता रहे थे ना, इफ फ्रंट इज डबल इक्वल्स टू नल देन रियर को हम नल डाल देंगे। हाँ, ये टीक्यू वाले में इस वाले की बात कर रहे हो तुम? हाँ बताओ फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैं कह रहा था कि 0 को अगर हम एक्चुअली नल लेके चलते, क्योंकि नल लेके चलते हैं ना उसको, तो वो फ्रंट तो नल की इक्वल ही रहेगा। क्यों? मान लो अभी देखो यार, एक से रुको, मैं एक बार जैसे इसी को ही लिखा एन क्यू में लिखा 1020, इस पे करूंगा तो क्या होगा,
फर्स्ट नोड 10 बनेगी, ठीक है, और 10 का जो 10 और मैं इसका दोनों डेटा भी पार्ट लिख रहा हूँ और लिंक पार्ट भी लिख रहा हूँ, 10 और नल होगा, ठीक है। जब आपने एक ही एलिमेंट इंसर्ट किया 10 और नल, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट सपोज द एड्रेस ऑफ दिस नोड इज 100, तो आपका जो रियर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को पॉइंट कर रहा है, और तुम्हारा फ्रंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को पॉइंट कर रहा है। When you create a first node, when you insert the first node, both and rear gets incremented by 1 first time, ठीक है। सो योर रियर भी 100 को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट भी 100 को पॉइंट कर रहा है, बोलो कोई डाउट? नहीं ये समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर तुमने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया 20, ठीक है। तो अब ये बताओ, मान लो इसका एड्रेस आपका 200 है, तो आपका फ्रंट जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फ्रंट पॉइंट कर रहा है 200 पे, और आपका रियर जो है फ्रंट पॉइंट कर रहा है 100 पे, और रियर जो है वो पॉइंट कर रहा है कहाँ पे, 200 पे, बोलो कोई डाउट? नहीं ठीक है। ठीक है। अब क्या तुम डिलीट करते हो, डीक्यू, जो डिलीशन होता है दैट अकर्स एट फ्रंट एंड, और इंसर्शन होता है वो आपका रियर एंड से होता है, ठीक है, फ्रंट एंड एंड रियर एंड। तो तुमने जब डीक्यू किया, ठीक है, तुमने फर्स्ट एलिमेंट मान लो ये 10 जो है तुम डिलीट कर रहे हो, अभी जो मेरी लिंक लिस्ट है वो मेरी जो क्यू बन चुका है वो बन चुका है 10 20, ठीक है। अब तुम इस 10 को डिलीट कर रहे हो, तो तुम्हें बताओ जब तुम इस 10 को डिलीट कर रहे हो तो तुम्हारा फ्रंट कहाँ पे होना चाहिए इसको डिलीट करने के बाद? तो समझ गया, फ्रंट 200 पे आ जाएगा। एग्जैक्टली, फ्रंट 200 पे आ जाएगा। अब मैं ये मानता हूं कि मान लो फ्रंट 200 पे आ गया, ठीक है। तो अब अगर इस डिलीट करने के बाद मेरा जो बचा वो 20 ही बचा, ठीक है, 20 बचा। तो अब इस केस में मेरा फ्रंट जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 200 पे पॉइंट कर रहा है, और मेरा रियर भी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 200 पे। रियर भी 200 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं सपोज ये वाली कंडीशन कॉल करता हूं एनक्यू वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट अगर मैं चेक करता हूँ फ्रंट इज इक्वल टू नल, देखो फ्रंट मेरा कहाँ पे अभी 200 पे है, तो ये कंडीशन कब होगी, फ्रंट इज इक्वल टू नल, यानी मेरे इस क्यू के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको भी डिलीट मार देता हूं तो मेरा फ्रंट भी नल पे आ जाएगा, रियर भी नल पे आ जाएगा, दोनों नल पे आ जाएंगे, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो पर यहाँ पे क्या ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो क्या हो रहा है, मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, तो वो देखो ये वाला टेम्प की वैल्यू कितनी होगी अपनी, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हो गई 200, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, अब फ्रंट के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होगी, इस केस की बात करो, तो इसमें नल हो जाएगी। नल हो जाएगी, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है, नल हो जाएगी। फिर मैं नीचे आऊंगा लिखूंगा इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, बोलो गलत है सही है? अच्छा, जब फ्रंट को तुमने नेक्स्ट कर दिया फ्रंट की वैल्यू नल हो गई, कि कहीं पे मतलब क्यू जो एम्प्टी हो गई है। हाँ आपकी फ्रंट, बिकॉज देखो फ्रंट का नेक्स्ट अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 20 फ्रंट है, इसका नेक्स्ट क्या नल है, तो जब इसका नेक्स्ट नल है तो मैंने तुम्हें क्या बोला था स्टैटिकली जब एक्सप्लेन किया था, वो कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब मेरे क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट हो। तो फ्रंट एंड रियर की वैल्यू सेम तभी होगी जब मेरे क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट हो, और अगर मैं उसको भी डिलीट कर देता हूं तो मेरा फ्रंट भी -1 हो जाता है और मेरा रियर भी -1 हो जाता है। तो जब ये वाली कंडीशन आ गई फ्रंट इज इक्वल टू नल, यानी मेरे फ्रंट के अंदर अभी एक ही एलिमेंट है बिकॉज फ्रंट का नेक्स्ट नल है, तो अगर मैं उस एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो मेरा रियर भी नल हो जाएगा और मेरा फ्रंट भी नल हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ नहीं ठीक है, समझ गया। ठीक है, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, दोनों मेरे क्यू एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। ठीक है। और सोचो अगर मैं इस पोजीशन के बाद अगर मैं मेरा डिस्प्ले कराता हूं, तो मेरा यहाँ पे अगर सपोज मैं क्यू फ्रंट डिस्प्ले कराऊं तो मेरी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, अगर मैं यही चीज सेम चीज प्रिंट कराऊं यहाँ पे, नल होएगी फिर। नल तो क्या, मैं तो डेटा क्यू फ्रंट का डेटा प्रिंट करा रहा हूँ, नल का डेटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे ख्याल से 0 प्रिंट होना चाहिए, कुछ प्रिंट होना चाहिए, या कुछ भी गार्बेज वैल्यू देखते हैं। मान लो मैंने अगर ये लिखा, मेरे को ये पता है मेरा फ्रंट भी नल पे पॉइंट कर रहा है और मेरा रियर भी नल पे पॉइंट कर रहा है, दोनों मेरे नल पे पॉइंट कर रहे हैं। एग्जिटेड विद कोड इज इतना, कुछ भी आउटपुट दिया नहीं दिया, रन टाइम है क्या है, एक सेकंड रुको।
बिकॉज आपकी अब जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बिकॉज वो भी दोनों के दोनों नल पे, नल का डेटा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, मतलब वही प्रॉब्लम ही आ रही है। फ्रंट भी नल पे है और रियर भी नल पे है, दोनों ही नल पे है। तो बस ये रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, एग्जिट हो रहे हैं, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई भी वो एक वो उठा रहा है, बिकॉज आपका रियर भी नल पे है, फ्रंट भी नल पे है, तो सिंपल रिटर्न हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एक्सेस कहां से करोगे? क्यू जो है जिसमें डिलीट हो रहा है, तो उसमें क्यू हमारी एम्प्टी हो गई, और एम्प्टी होने के बाद हमने कोई दूसरा फंक्शन थोड़ी ना यूज किया है, तो वो किसके अंदर? मतलब ये हमारा लाइन नंबर 60 के बाद। हाँ, तुम इसकी बात कर, हम कहीं पे नहीं जा रहे, हमें बस आपको ये पता है कि आपका जो फ्रंट और रियर आपके ग्लोबल पॉइंटर है कि नहीं? तो वो तो कहीं ना कहीं एनक्यू डीक्यू के बाद कहीं ना कहीं तो मूव हुए हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो तो कहीं पे मूव है, उसका डेटा प्रिंट कर रहा है बस वो। ठीक है, मैंने कोई इसमें कोई फंक्शन कॉल की जरूरत नहीं, मेरे को ये पता है कि मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, मेरा फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मेरा रियर पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, उसका डेटा फेच कर रहे हैं। तो मेरे को मेरा जो है आफ्टर दिस दोनों के दोनों नल पे आ चुके हैं, मतलब क्यू भी नल पे, रियर भी नल पे है, फ्रंट भी नल पे, उसका डेटा कहाँ से प्रिंट करेगा? तो बेसिकली किसी फंक्शन में जा रहा है, नल का डेटा बिकॉज वो नहीं हो रहा इसलिए वो बेसिकली एग्जिट कर रहा है। तुम ये मत सोचो आपने फंक्शन कॉल नहीं किए हैं कुछ भी, पर आपने पॉइंटर्स तो एनक्यू और डीक्यू में कॉल करके पॉइंटर्स को तो आगे पीछे मूव कर दिया। ये सिंपल उसको ये पता है कि पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करे, उसका डेटा ये प्रिंट करा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार ये दोनों कोड करना 5 मिनट के अंदर, या फिर एक काम और करो, पहले एक सेकेंड रुको। अरे यार क्या हो रहा है, सब प्रॉब्लम आ रही है। ओके, राइट अ प्रोग्राम, आपको बताना है कि वेदर देयर एग्जिस्ट अ लूप इन अ लिंक लिस्ट और नॉट। व्हेन आई से लूप, लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब क्या होगा? सर किस में बता रहे? लिंक लिस्ट के अंदर व्हेन आई से यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ लूप इन अ लिंक लिस्ट और नॉट। सर वो मतलब एक ही जगह आना चाहिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह। मतलब मान लो सपोज कोई भी आप लिंक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, इस तरीके से चलती जा रही है नॉर्मल एक सिंगल लिंक लिस्ट की तरह। पर मान लो ये 4 का जो लिंक है, सपोज इस लिंक के अंदर अगर आप एड्रेस डाल देते हो सपोज 2 का, ठीक है, तो वो बेसिकली एक लूप बन गया। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि हाँ लूप एग्जिस्ट करती है नहीं करती मेरे इस प्रोग्राम में, और अगर करती है तो आइडेंटिफाई करो। तुम्हें बस अभी सिर्फ इतना करना है, चेक वेदर देयर इज अ लूप और नॉट। ठीक है, और अगर तुम ये भी करा सकते हो कि वो कौन सी एलिमेंट के बाद एग्जिस्ट करती है तो बहुत ही बेटर है। तो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर एग्जिस्ट अ लूप और नॉट, इफ यस रिटर्न दैट एलिमेंट आफ्टर विच द लूप एग्जिस्ट। मेरे को लगता क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तुमने मान लो कोई लिंक लिस्ट बनाई, पहले तो तुम्हें इसमें 1-2 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। पहला प्रोग्राम तो तुम बनाओ, तुम इसमें सिंपल एक लिंक लिस्ट क्रिएट करो। मान लो तुमने लिंक लिस्ट क्रिएट करी, फिर चेक करो, और चेक करते टाइम तुम इंटेंशनली कोई ऐसी कंडीशन डालो, एक ऐसा एड्रेस पास करो कि जो ये कहे कि हाँ इसके अंदर आपका कर रही है कि नहीं कर रही, वो पता लगा है कि इसके अंदर लूप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताना चाहता हूँ कि तुम क्या पास करो क्या नहीं पास करो। एक सिंपल सा, अगर मैं हैशिंग के थ्रू बनाऊं या नॉर्मल बनाऊं, रिवर हैशिंग के थ्रू देखते हैं। ओके, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे ये है ना, तुम्हें दिख रहा है पुश हैड 24 15 20, कोई प्रॉब्लम?
तो मैंने क्या किया, मैं चेक करना था इफ हेड का नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ हेड का नेक्स्ट। जैसे मान लो मैंने 20 बनाया, एक नोट 20 है मेरी, फिर एक आ गई मेरी 4, फिर एक मेरी आ गई 15 और एक मेरी आ गई 10। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 20 है, दिस इज 4, ये 15 और ये मेरा 10। मान लो इसका एड्रेस 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 400 है। अब देखो मैंने क्या किया, अभी मेरा स्टार्टिंग में हेड यही है। अच्छा ये बताओ हेड का नेक्स्ट क्या होगा, इफ आई राइट हेड का नेक्स्ट क्या होगा, 200, 200 का नेक्स्ट क्या होगा, 300, 300 का नेक्स्ट क्या होगा, 400, और 400 का नेक्स्ट क्या है, नल। नल। 400 का नेक्स्ट क्या है, नल। इज इक्वल टू मैंने कर दिया हेड, यानी यहां पे वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 100। बोलो है कि नहीं, यस सर। यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 100। तो अब मेरे को पता है कि ऑब्वियसली मेरे इस नोड के अंदर, इस लिंक लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं साइकिल है, ये वापस से किसी ना किसी नोड पे घूम के आ रहा है। तुम बस इस हेड को पास करवाओ और चेक करो कि कहीं पे साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। क्या अप्रोच लगाओगे, कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे, सोचो। मतलब हमें सिर्फ 100 को पास करवाना और फिर ये चेक करना है कि वो जो लिंक लिस्ट है वो वापस से रिपीट हो रही है लूप में या हाँ, तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें ना सपोज नोड को ट्रैवर्स करोगे या फिर चेक करोगे, तुम्हें चेक करते जाना है। अगर तुम्हें वो एड्रेस दोबारा मिल गया जो तुम एक बार ट्रैवर्स कर चुके हो या जहां पे तुम एक बार मिल चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे लिंक लिस्ट में कहीं ना कहीं लूप एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज तो वो एड्रेस तुम्हें दोबारा मिलेगा नहीं। ठीक है, या फिर तो एक तरीका तो ये है कि तुम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करो, चेक करो कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। वो सिंपल एक ब्रूट फोर्स मेथड हो गया। ठीक है, तुमने पूरी की पूरी एंटायर की एंटायर आप लिंक लिस्ट एक एक एलिमेंट करके सर्च करते जा रहे हो, और अगर तुम्हें वो एड्रेस मिल रहा है तो ठीक है। तो एक तरीका तो वो है। एक तरीका ये है कि तुम दो पॉइंटर लो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो तुमने दो पॉइंटर लिए, दैट इज द फास्टेस्ट एल्गोरिथम, इसको कहते हैं फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम, और इसको हम कहते हैं टॉर्टोइज हेयर एल्गोरिथम भी। एक पॉइंटर को 2 की स्पीड से दौड़ाओ, डबल स्पीड से, एक को मीडियम 1 की स्पीड से, तो कभी ना कभी जो है आपका वो कोलाइड करेंगे, मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ना, वो तुम ये सोच सकते हो कि यहाँ पे डेफिनेटली लूपिंग है। तुम इस तरीके से सोचो, या फिर आप अनऑर्डर्ड सेट यूज कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले मैं चाहता हूँ एक नॉर्मल चाहे नेव एल्गोरिथम डिजाइन करो। अभी तो मैं चाहता हूँ तुम सिंपल लिंक लिस्ट तो क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। एक सिंपल लिंक लिस्ट क्रिएट करो और कोशिश करना वही डबल रेफरेंस करके ही क्रिएट करना। पहले इतना काम करो, लिंक लिस्ट क्रिएट करो और चेक करो कि लूप एग्जिस्ट करती है कि नहीं कर सकती। 2-3 तरीके हैं, इसमें मैं तीनों तरीके डिस्कस करूंगा। 10 मिनट है, 10 मिनट में कम से कम पहले इतना तो करो कि अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट करो। हाँ बेटा बोलो। सर ये हेयर एंड टॉर्टोइज वाला मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। किया है आपने? जी सर। बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हितेन बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। कोई बात नहीं हितेन, करो तो बस मेरे को बस वही है, आप टॉर्टोइज हेयर वाला एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर दो और चेक करो कि लूप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। बिकॉज यही वाला सेम कंसेप्ट आपका मिडल ऑफ लिंक लिस्ट में भी होएगा, लूप में भी होगा, दोनों में आप इसी कंसेप्ट को यूज करते ये हैं। सर ये सर वो आपने जो लिस्ट भेजी थी ना क्वेश्चंस की, तो वो कर रहा था तो उसमें थे। बिकॉज जब वो कहीं ना कहीं कोलाइड होंगे तो वो वहीं पे कोलाइड होंगे जहां पे आपका लूप एग्जिस्ट कर रहा है। बनाओ एक बार, ट्राई करो, 10 मिनट है, हम इसकी फिर वर्किंग ही देखेंगे पूरी।
and you will have to create a linked list by passing the reference of the head. Use double pointer. Do not use any kind of return type to return the address. हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो क्यू हम यूज कर रहे थे यूजिंग लिंक लिस्ट, इसमें बेसिकली हम यही कर रहे थे ना कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट द एंड एंड डिलीशन एट द स्टार्ट कर रहे थे। इंसर्शन एट द एंड एंड डिलीशन, हाँ तुम कह सकते हो। हाँ, because insertion takes place at the rear end and your deletion takes place at the front end. ये सर, तो सर जब हम इसको कोई क्वेश्चन आए लाइक प्लेसमेंट में, तो सर हम इसको डायरेक्ट विदाउट यूजिंग रियर एंड फ्रंट का कंडीशन कॉन्सेप्ट लगाए बिना हम यूज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार। मेरे को बिकॉज सेम ही अगर तुम देखो तो तुम कर क्या रहे हो इनफैक्ट। अगर मान लो तुम्हारे पास सपोज कोई एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, बेसिकली क्यू स्ट्रक्चर ही होता है। तुम अगर फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करते हो तो ऑब्वियसली तुम हेड को पॉइंट कराते हो नेक्स्ट नोड पे, यही करते हो ना। अगर मान लो तुम्हारी फर्स्ट नोड डिलीट होती है तो तुम्हारा हेड जो बेसिकली है वो सेकंड नोड बन जाता है, हाँ कि ना? यस सर, यस सर। तो बाकी इसमें क्या कर रहे हो तुम क्यू के अंदर? अगर तुम जब फर्स्ट नोड डिलीट कर रहे हो तुम फ्रंट को इंक्रीज करते हो, फ्रंट जो है बेसिकली पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड पे। यस सर। बेसिकली वही है। हाँ अगर तुम इंसर्शन करते हो तो इंसर्शन तुम बेसिकली ऑब्वियसली रियर एंड से करते हो। तो अगर तुम्हारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है तुम्हें ट्रैवर्स करना पड़ता है लास्ट तक, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग क्यू एज अ सिंगल लिंक लिस्ट हियर, ठीक है। तुम्हें लास्ट तक ट्रैवर्स करना पड़ता है और उसके लिंक में तुम नई नोड इंसर्ट करते हो, और तुम वही इसमें कर रहे हो। सर यही क्वेश्चन था कि मेरा कि विदाउट हम फ्रंट और रियर का कंसेप्ट लगा के कोई गलत तो नहीं कर देगा ना? नहीं तुम गलत नहीं कर रहे हैं, बात वही है। ओके सर, ठीक है। सर आपने जो अभी कंसेप्ट बताया वो फ्लॉइड साइकिल डिटेक्टिंग वाला ही है? हाँ जी, 2 पॉइंटर वाला, बिल्कुल सर वो करो। हाँ, व्हेन यू टेक द 2 पॉइंटर, ठीक है, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं इसके अंदर लूप एग्जिस्ट करेगी तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एक पॉइंट पे कोलाइड करेंगे। यस सर, वैसे ठीक है, जब कोलाइड करते हैं, अगर देखो यार ऑब्वियसली अगर एक 2 की स्पीड से भाग रहा है, एक 1 की स्पीड से भाग रहा है, अगर कहीं पे लूप नहीं तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। और मान लो अगर सर्कुलर ट्रैक है, अगर मैं ऐसे अज्यूम करूं, मान लो सर्कुलर ट्रैक है, फास्ट की स्पीड फास्ट है, 2 टाइम ज्यादा फास्ट, पर कहीं ना कहीं तो आके उसको दोबारा पकड़ेगा ही पकड़ेगा, वो कहीं ना कहीं तो कोलाइड करेंगे, मीट करेंगे। तो बस वही है बेसिक कंसेप्ट है इसमें। चलो इसको चेक करते हैं। वो ये सिंपल स्ट्रक्चर का वो बनाया डेटा और नेक्स्ट के साथ। मैं बेसिकली आई प्रिफर राइटिंग दिस कोड, और तुम भी ना हमेशा यही करना, यू ऑलवेज पास दी रेफरेंस ऑफ द हेड का रेफरेंस ही पास करके यू ट्राई टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इससे मैंने बेसिकली लिंक लिस्ट क्रिएट करी। ठीक है, फिर मैंने इंटेंशनली हेड नेक्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर दिया, इसको सर्कुलर बना दिया, और फिर मैंने वो पास कर दिया। तो चलो हम भी कर लेते हैं, देखते हैं होता क्या है। तो मान लो मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई 20,
4 15 and your 10। ये एड्रेस 100 है, ये 200 है, 300 है और ये मान लो 400 है। कुछ नहीं किया, यहाँ पे वैल्यू आपकी 200 है, ये इससे लिंक है, यहाँ पे 300 है, इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। मैंने क्या किया, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर दिया, यहाँ पे वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, अब मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ इफ डिटेक्ट लूप और मेरा हेड जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने लिस्ट पॉइंटर लिया, उसके अंदर हेड की वैल्यू स्टोर करी, तो माय लिस्ट इज आल्सो पॉइंटिंग एट दिस टाइम, यहीं पे पॉइंट कर रहे हैं 100 पे। और स्टार्टिंग में मेरा आपका स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर दोनों यहीं पे ही पॉइंट कर रहे हैं। स्लो भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और तुम्हारा फास्ट पॉइंटर भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ पे? बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर मैंने लिखा इफ स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर एंड फास्ट का नेक्स्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सर अगर स्लो पॉइंट भी मिल रहा है और फास्ट भी मिल रहा है, फास्ट का नेक्स्ट भी मिल रहा है, मतलब एक से ज्यादा। हाँ, मतलब मैंने किया स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। तो स्लो जो है अभी स्टार्टिंग में देखो मेरा स्लो भी है 100 पे और मेरा फास्ट भी पॉइंट कर रहा है 100 पे और मेरा फास्ट का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है 200 पे। ठीक है, ये मेरा स्लो है, ये मेरा फास्ट है और ये मेरा फास्ट का नेक्स्ट है। ठीक है, मतलब कम से कम यार अगर मेरे को करने के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास कम से कम एक या दो नोड तो होनी ही चाहिए। अब मैं देखूं स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, तो स्लो का नेक्स्ट कहां पे आ गया मेरा? 200 पे आ गया, यहां पे मेरा स्लो पॉइंट कर रहा है। और फास्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट का नेक्स्ट, फास्ट कहां पे पॉइंट कर रहा है? 300 पे है कि नहीं? बोलो। यस सर। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट पी का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट यहां पे आ गया, 200 का नेक्स्ट 300 पे आ गया, यहां पे मेरा फास्ट पॉइंटर है। स्लो यहां पे पहुंच गया, फास्ट यहां पे पहुंच गया। तो इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा लूप चली। अभी मेरा स्लो 200 पे है और मेरा फास्ट जो है, फास्ट कहां पे पॉइंट कर रहा है? स्लो है मेरा 200 पे, फास्ट है मेरा 300 पे और फास्ट का नेक्स्ट है मेरा 400 पे। ठीक है, कंडीशन ट्रू इन, बिकॉज इनमें से कोई भी नल नहीं है, कंडीशन ट्रू ही। तो स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, स्लो जो है वो पॉइंट कर गया कहां पे? 300 पे आ गया। और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट का नेक्स्ट क्या है? 100, यानी फास्ट कहां पे आ गया मेरा? 100 पे आ गया, यहां पे मेरा फास्ट। बोलो कोई प्रॉब्लम? बताओ। नो सर। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं स्लो इज इक्वल टू फास्ट, तो ऑब्वियसली 300 इज इक्वल टू 100 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। दोबारा लूप में गया, अभी मेरा स्लो क्योंकि एक एक ही मूव कर रहा है वो 300 पे रहेगा और फास्ट जो है ऑब्वियसली 2 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली फास्ट जो है अभी मेरा 100 पे पहुंच चुका है। और फास्ट का नेक्स्ट जो है वो मेरा 200 पे है। अगेन कंडीशन ट्रू है, अगेन नीचे आया, स्लो मूव कर गया मेरा 400 पे, ये मेरा आ गया स्लो। और फास्ट का नेक्स्ट, फास्ट मेरा आ गया कहां पे? 300 पे आ गया, ये मेरा आ गया फास्ट, ये मेरा आ गया स्लो। ठीक है, अगेन कंडीशन फॉल्स हुई, दोबारा लूप चली। अभी मेरा स्लो जो है वो 400 पे है और मेरा फास्ट जो है वो कितने पे है? फास्ट 300 पे है। 300 पे है ना, कभी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? 300 पे है। 300 पे है और फास्ट का नेक्स्ट, फास्ट का नेक्स्ट 100 पे नहीं, फास्ट का नेक्स्ट है 400 पे। ठीक है, फिर क्या हुआ? लूप चली, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, स्लो कहां पे है? 400 का नेक्स्ट कितना हो गया? 100, स्लो आ गया 100 पे।
फिर फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट फास्ट कहां पे आएगा जरा बताना। फास्ट का नेक्स्ट फास्ट की वैल्यू भी कितनी हो गई 100 हो गई। अब स्लो इज इक्वल टू फास्ट, मेरी कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी तो रिटर्न कर दिया 1। यहाँ पे आया इफ 1 कंडीशन ट्रू लूप फाउंड। ठीक है, मतलब एक को डबल स्पीड से दौड़ा दो, एक को सिंगल स्पीड से दौड़ा दो, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अगर मिलते हैं तो लूप एग्जिस्ट करती है। तो इसको कोड करके देखना है एक बार। और एक और तरीका है, अगर मैं स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं मेरे लिंक लिस्ट का, तो इस कोड को देखो और मेरे को बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल नोड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। एक डेटा लिया, एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया और एक फ्लैग वेरिएबल लिया। ठीक है, और इनिशियलाइज मैंने जो फ्लैग को ना 0 से कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ नोड को ट्रेवर्स करते जा रहा हूँ और फ्लैग की वैल्यू को ना, अगर वो नोड एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इससे पहले अगर मैं उस पर नहीं आया हूँ, तो मैंने फ्लैग की वैल्यू को जो है वो कर दिया 1। अगर किसी भी नोड का फ्लैग 1 हुआ, इसका मतलब मैं उस नोड को ऑलरेडी पहले विजिट कर चुका हूं। तो विजिट कर चुका हूं तो ऑब्वियसली साइकिल है, अगर नहीं किया तो नहीं है। तो इस कोड को एक बार चेक करो, एक सेकेंड। सिंपल ये फंक्शन देखो और मेरे को बताओ कोई डाउट। पुश एंड डिटेक्ट वाला दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दिस? Yes. Yes, sir. ठीक है, कुछ नहीं, क्रिएट करते टाइम जो मैंने फ्लैग जो लिया है मेरा मेंबर नोड का, उसको मैंने कर दिया 0। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं ट्रेवर्स करता हूं, मैंने वही पास किया, हेड पास किया, वही फर्स्ट नोड नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, कंडीशन मेरी हो गई ट्रू बिकॉज एग्जिस्ट करती है। इफ एच ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, रिटर्न टू। नहीं, जब फर्स्ट नोड मैंने जो भी मैंने क्रिएट किया है उसमें मैंने सब में फ्लैग की वैल्यू 0 डाली है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और फिर अगर मैंने उसको नोड को विजिट किया तो उसका फ्लैग मैंने कर दिया 1 और फिर मैं आगे की तरफ मूव कर गया। कहने का मतलब ये है, मान लो ये मेरी फर्स्ट नोड है, ठीक है, ये मेरी नोड है, इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, और फिर ये फ्लैग है, फ्लैग इनिशियली 0 है और जो एड्रेस है मान लो 200 है, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये 200 है। तो मैंने क्या किया, मैं इस एड्रेस पे गया, इफ इसको मैंने कर दिया h, इफ h नॉट इक्वल, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। h का फ्लैग चेक किया, इफ h ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई तो कोई बात नहीं, मैंने इसको 1 कर दिया और फिर आगे की तरफ मूव कर गया। तो मान लो फिर कहीं पे मैं यहाँ पे पहुंचता हूं, एक सेकंड, ये वैल्यू मेरी 30 है, ये एड्रेस है, ये वैल्यू 0 ही है इनिशियली, ये 100 है, और मान लो ये जो है ये 300 है सपोज, सॉरी 300, और ये है मान लो 300, और यहाँ पे सपोज मैं 100 डाल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
30। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे है मैंने h पास किया, h नॉट इक्वेशनल कंडीशन ट्रू, h का फ्लैग जो है 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब मैंने इसको पहले विजिट नहीं किया तो मैंने इसको 1 कर दिया, आगे की तरफ मूव करा, h इज इक्वल टू h का नेक्स्ट, अब मेरा h यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दोबारा लूप चली, वाइल दिस नॉट इक्वल्स टू नल कंडीशन ट्रू, अब इसकी वैल्यू 0 ही है, h का फ्लैग चेक किया, क्या 1 तो नहीं है, डेफिनेटली 1 नहीं, 1 नहीं है तो मतलब इसको 1 कर दो और आगे की तरफ मूव कर जाओ, फिर मैं आगे की तरफ मूव कर गया, मैं h यहाँ पे पहुंच गया, फिर चेक किया h का फ्लैग 1 है, 1 बिल्कुल नहीं है तो इसको कर दो 1 और h के नेक्स्ट आगे पे पहुंच जाओ, यहाँ पे पहुंच गए, अब चेक किया h नल नहीं है, बिल्कुल नहीं है h नल, बिकॉज यहाँ पे तो वैल्यू 100 है, पर क्या इसका फ्लैग 1 नहीं है, h का फ्लैग क्या है 1 है, तो रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दिया, फिर इसका मतलब यहाँ पे लूप एग्जिस्ट करती, तो बाय सिंपली चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड तुम इसको तब भी कर सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? बताओ कोई डाउट? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो। नो सर। और एक है यूजिंग हैश मैप, उसमें कुछ नहीं करना होता, हमें बेसिकली अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं करना, और वो अगर उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, कोड बिल्कुल सेम होगा, सिंपल एक लाइन ऐड करनी होती है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैश मैप? एक बार देखो कोई सीनियर बैठा है यहाँ पे। उद्देश्य, मेरी आवाज आ रही है आप तक? उद्देश्य? यस सर। हाँ उद्देश्य, टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अनऑर्डर्ड सेट? अनऑर्डर्ड सेट? वही अनऑर्डर्ड सेट। हाँ सर, इसमें ये होता है कि आपको स्पेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सर। क्यों? कि आप अगर आप हैशिंग की बात करो तो सर, हैशिंग में ये होता है कि आप कोई भी वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो और उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टाइम में उसको रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ भाई, पार्सिंग में उसको इतनी टाइम नहीं लगता इतना। तो अनऑर्डर्ड हैश बहुत फास्ट होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। और उद्देश्य की बेटा 5 जॉब लग चुकी है, 5 का पैकेज 6 लाख से ऊपर है, तो उद्देश्य कांग्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। ठीक है, आईटी के स्टूडेंट हैं, आपके सीनियर हैं। उद्देश्य कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी है या क्या पाइथन वाइथन इतनी इंपॉर्टेंट है? टेक्नोलॉजी वगैरह, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, या फिर कुछ जरूरी है ये? सर वो तो फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है। अगर आपको मतलब किसी को डेटा साइंस में अगर जाना है तो उसके लिए तो पाइथन मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, क्या ये टेक्नोलॉजीज काम आई कभी? सर मैंने तो इतना करा नहीं सर, मैंने बेसिक अपना C++ स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है और बाकी मेरे को वेब डेवलपमेंट और मोबाइल में इंटरेस्ट था, तो मैंने जावास्क्रिप्ट और जो वेब टेक्नोलॉजीज है जैसे कि रिएक्ट वगैरह अपना एक बेसिकली स्टैक बनाया हुआ है जो बर्न स्टैक है। तो उसकी तो मैं क्या, अगर मैं अगर सिंपल वर्ड में अगर ये कहना चाहूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो और C++ डेटा स्ट्रक्चर या C स्ट्रॉन्ग, बंदा कहीं भी जा सकता है। हाँ सर, बेस्ट। तो कहाँ से प्रैक्टिस करी यार? 5 जॉब ले चुके हो, 5 और 6 लाख से ऊपर है, किया क्या है? आप भी तो करवाते थे। चुप कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। सर वही ऐसा गीक्स फॉर गीक्स, कोड शेफ, हैकर रैंक, इन सब में प्रैक्टिस होती थी सर। अच्छा, तो मतलब बच्चे अगर डाटा स्ट्रक्चर कर ले तो काफी है। हाँ सर, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। ठीक है भाई साहब, सुन लो यार, जो भी फर्स्ट थर्ड सम में हो ना, अच्छी से मतलब कोई प्रोजेक्ट बना लो अच्छा सा, बहुत है, और अपना डेटा स्ट्रक्चर्स पे लग जाओ, गीक्स को पकड़ो, और कॉम्पिटिटिव भी थोड़ा सा जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही करना जरूरी है, पर कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड जब तुम क्लियर करोगे, इंटरव्यू में तो चलो कोई फायदा नहीं, इंटरव्यू में तुम्हें कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग के सवाल नहीं पूछने वाला, वो तो तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे। पर हाँ यार, फर्स्ट राउंड क्रैक करने के लिए जो हैकर अर्थ पे होता है, हैकर रैंक पे होता है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव थोड़ा तो जरूरी है, एक बेसिक लेवल तक का तो जरूरी है।
तो करो। सर तो मैं किस टाइम से है सर उद्देश्य भैया? सर 7 सेम में आईटी में है, 5 जॉब लग चुकी है, 5 और 6 लाख से ऊपर है। अब बैठते नहीं ज्यादा, हम जैसे लोग परेशान कर देते हैं, मत बैठो। अभी किसका इंटरव्यू दिया है? सर अभी उद्देश्य? तो किसी में नहीं दे रहा सर। बस ठीक है, बैठ जाओ फिर। ओके सर। अब तो बस वो अमेजन का जो आएगा कोकी उसको दे देना। और एचएसबीसी गर्ल्स के लिए आ रही है? हाँ सर वो गर्ल्स के लिए आई थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर हाँ जी, सर जो इंटर्नशिप लगती है वो सर कॉलेज में ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस? देख बेटा, इंटर्नशिप का तो देख ऐसा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो 7 सेमेस्टर में बच्चे मोस्टली प्लेस हो ही जाते हैं, 8 सेमेस्टर में वो उसी में जॉब ही करते हैं एज अ नॉर्मल। और दूसरी अगर इंटर्नशिप की बात रहती है, मैं तो यही बोलता हूँ जो 4 वीक्स 6 वीक्स की इंटर्नशिप होती है, किसी कंपनी में ना जाओ यार, अपने घर बैठे बैठे ना कुछ कोर्सेज करो, वो ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज 4 वीक्स 6 वीक्स में तुम्हें कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है। हाँ, जो 6 मंथ्स की होती है उसमें करो इंटर्नशिप, पर उसमें तो मोस्टली जो बच्चा प्लेस होता है वो उसी में जनवरी से ज्वाइनिंग आ जाती है मोस्टली। इफ यू आर नॉट प्लेस्ड इन कैपजेमिनी, विप्रो, एसेंचर, इनमें प्लेस नहीं होते, तो बाकी कहीं किसी भी कंपनी में प्लेस क्यों ना हो, तुम्हारी जनवरी से ज्वाइनिंग आ जाती है, वहां पे तुम एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय ही काम करते हो। और बाकी इंटर्नशाला है उसके थ्रू देते रहो, कोक्यूब्स पे देते रहो, इतनी सारी जॉब ऐसी लगती रहती है। कोक्यूब्स में तो बेसिकली इंटर्नशिप की तरह ही मानो यार, बिकॉज उसमें डेली की डेली आती ही रहती है, तुम अगर चाहो तो कर सकते हो। पर मेरा सजेशन यही है, 4 वीक्स 6 वीक्स के लिए इंटर्नशिप ना करके अपने कोर्सेज करो, वो फायदेमंद रहेगा। एक बार देख लो एग्जांपल अनऑर्डर्ड का क्या है। हैज विवेक को बहुत अच्छे से पता हुआ है, क्यों विवेक? विवेक मेरी आवाज आ रही है? तुम्हें कुछ नहीं करना, एक अनऑर्डर्ड सेट बनाना है ऑफ एड्रेसेस। ठीक है, तुम्हें नोड को ट्रेवर्स करते जाना है। ठीक है, इसका ही मतलब एक फंक्शन होता है फाइंड, ये चेक करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, अगर ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं करता तो उसको हैश मैप में इंसर्ट करता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तुमने एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया, अनऑर्डर्ड सेट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, वो बहुत कम होती है। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है बहुत कम होती है। तो हमने बेसिकली एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया ऑफ एड्रेसेस, यहाँ पे नोड स्टार लिखा है, मतलब एड्रेसेस का मैंने सेट बनाया है। अब वो कर क्या रहा है, मैंने लिंक लिस्ट, अभी मान लो मेरा पॉइंटर हेड पे एच पे पॉइंट करे, एच नॉट इक्वल्स टू कंडीशन ट्रू, एस डॉट फाइंड, एस डॉट फाइंड क्या करेगा, ये आपका इसी का ही अनऑर्डर्ड सेट का ही फंक्शन है फाइंड। ये फाइंड करता है वेदर दिस एड्रेस एच स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो टू रिटर्न कर दो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, भी उसको फाइंड करेगा, एस डॉट फाइंड विल ट्राई टू फाइंड द एड्रेस टिल द एंड। ठीक है, और अगर वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हैश मैप में इंसर्ट कर देंगे, एस डॉट इंसर्ट एच, तो हैश मैप में आ जाएगा। मान लो फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया 100, लूप दोबारा चली, एच को पॉइंट कर दिया नेक्स्ट नोड पे, फिर ऐसे ही हुआ, इसने सारे के सारे एड्रेसेस स्टोर कर दिए जो भी यूनिक थे। बाय डिफॉल्ट तुम ये मानना कि जो आपका अनऑर्डर्ड सेट होगा उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे। ठीक है, और मान लो फिर दोबारा एस डॉट फाइंड एच इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड तुमने किया, अगर वो एग्जिस्ट करता है एड्रेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर कहीं ना कहीं लूप होगी तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो ट्रू जैसे ही रिटर्न किया यहाँ पे आ गए लूप फाउंड। इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये बेसिकली हम यूज करते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर जहां पे पूछा जाता है फाइंडिंग वेदर द लिंक लिस्ट एग्जिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स और नॉट, वेदर द एरे इज हैविंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स और नॉट। तो उसमें बेस्ट तरीका है आप अनऑर्डर्ड सेट या हैश मैप से करो, तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी रहती है, स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही आती है और आपकी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्डर ऑफ n ही होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तुम्हारा जो असाइनमेंट है
तुम्हें बनाना है लिंक लिस्ट, चेक करनी है वेदर देयर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, और एक प्रोग्राम तुम्हें बनाना है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग लिंक लिस्ट। ये दो प्रोग्राम है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करना चाहते हो दोनों बना पाते हो कि नहीं बना पाते। सर पैलिंड्रोम वाला स्टैक का यूज कर सकते हैं? नहीं, स्टैक नहीं यूज करनी, स्टैक नहीं यूज करनी, ठीक है। तुम्हें पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाना है एक, और एक प्रोग्राम तुम्हें बनाना है एडिंग ऑफ टू नंबर रिप्रेजेंटेड यूजिंग लिस्ट। दोनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रोग्राम बनाना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। वापस बता सकते हो क्या करना है? पैलिंड्रोम में कुछ नहीं करना है यार, तुम्हें मान लो ना बेसिकली क्या करना है, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें करना क्या है पैलिंड्रोम में, कि मान लो तुम्हें कोई भी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको दो पार्ट में तोड़ना, मिडल से तोड़ना। अब यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा, अगर तुम उसको ब्रेक करोगे मिडल से तो ये तुम यही वाला एल्गोरिथम लगा सकते हो, डबल पॉइंटर वाला, बिकॉज जब एक पॉइंटर नल पे पहुंच जाएगा तो दूसरा पॉइंटर जो होगा वो मिडल में ही होगा बिल्कुल। तो उसमें वो वाला एल्गोरिथम लगा के मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट फाइंड आउट करना, जब मिडल वाला लिंक लिस्ट मिल जाए उसको मिडल से ब्रेक कर देना, ठीक है। तुम्हारे पास दो लिंक लिस्ट हो जाएगी, एक पहली वाली और दूसरी वाली, फिर दोनों को कंपेयर कर, और फिर क्या करना है, जो दूसरी लिंक लिस्ट आएगी उसको तुम्हें रिवर्स कर देना है। मेरी बात समझे, मान लो तुम्हारे पास दो लिंक लिस्ट है, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ये मान लो तुमने उसको रिप्रेजेंट किया यूजिंग लिंक लिस्ट। मैं कह रहा हूं पहले उस स्ट्रिंग की मिडल तक आओ, जब तुम मिडल तक आ गए उसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, एक फर्स्ट वाला पार्ट बन जाएगा, दूसरा वाला बन जाएगा सेकंड वाला पार्ट। तो जो सेकंड वाला पार्ट है अगर तुम उसको रिवर्स कर दोगे, ठीक है, रिवर्स करने के बाद तुम दोनों के दोनों कंपेयर करना, दोनों स्ट्रिंग्स को, दोनों लिंक लिस्ट को कंपेयर करना, अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न कर देना, अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं एक बार थोड़ा सा प्रोटोटाइप एक्सप्लेन कर देता हूं जैसे हम कैसे करेंगे। इसमें भी एक चीज है यार कि अगर मान लो अगर मेरे पास इवन की लिस्ट है, अगर मैं बात करूंगा इवन है तब तो ठीक है, तब तो मेरा वो पॉइंटर है, एक मिडल पे पॉइंट करेगा और एक आगे पॉइंट करेगा। अगर ऑड की लिस्ट है तो उसमें दिक्कत आती है, तो तुम्हें सारे के सारे बेस केसेस ना देखने पड़ेंगे एक बार, तो थोड़ा सोचना, कोई नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो मान लो मेरी ये स्ट्रिंग है, सपोज ए बी ए सी ए बी, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो मेरा पॉइंटर होगा, अगर ये स्ट्रिंग सोचो सिंपल ये होती ए बी ए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम थी? तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन अगर सोचो मेरे को अगर इसको ब्रेक करना हो मिडल से, मैं इसको ब्रेक करूंगा, एक सी कैरेक्टर भी तो है, इसको भी तो मेरे को दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा मेरी स्ट्रिंग के अंदर। अगर मान लो मैं इसको ब्रेक करता हूं, चलो मैं एक बार लिख के बताता हूं तो मैं इसमें करना क्या। मान लो कि मेरे पास स्ट्रिंग ये है ए बी ए बी ए, ठीक है, कंटिन्यूअस लिखी हुई है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, सपोज मैंने इसको ब्रेक किया यहां से, मतलब मिडल से ए बी ए, यहां से ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या है, एक स्ट्रिंग तो ये हो गई ए बी ए, और इसकी एंडिंग में नल से करूंगा, एक मेरी लिंक लिस्ट बन जाएगी ये, और एक मेरी लिंक लिस्ट बन जाएगी ये ए बी ए, और जो ये वाली लिंक लिस्ट होगी यहां से मैं इसको रिवर्स कर दूं, वो रिवर्स वाला फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा ए बी ए, ये इसको रिवर्स कर दिया। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर ये सेम होगी तब तो ठीक है, और सेम नहीं हुई तो मतलब पैलिंड्रोम एग्जिस्ट नहीं, पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूं, सपोज ए बी ए डी ए बी, ऑब्वियसली बात है ये पैलिंड्रोम तो है नहीं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, पहले तो मैंने इसको मिडल तक पहुंचा, इसको ब्रेक किया, एक तो बन गई मेरी ए बी ए, फिर दूसरी स्ट्रिंग मेरी बन गई है डी ए बी, इसको मैंने रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के बाद मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर सेम हुआ तो ठीक है, अदरवाइज देखो हमने कैसे किया। अगर मैं इसको कोड ओपन करूं, मैंने स्ट्रिंग पास करी ए बी ए सी, इसमें देखो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 3 6 7 है, 7 है, ठीक है। तो तुम्हें इसको मिडल से अगर तुम स्प्लिट करते हो सी से, तो तुम्हें इस कैरेक्टर को, बीच वाले कैरेक्टर को उठा के कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा और बाद में दोबारा लेके आना पड़ेगा।
तो इसमें तुम्हारे कई सारे केसेस हैं कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स चेक करो इवन है या ऑड है, इसमें भी मैटर करता है लेंथ क्या है। तो ये लिंक लिस्ट क्रिएट हुई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल लिंक लिस्ट क्रिएट हुई, सिंपल लिंक लिस्ट को प्रिंट कर दिया। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फंक्शन सबसे पहले मैंने चेक किया इफ हेड नॉट इक्वल्स टू नल, हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली मेरी इसके अंदर कम से कम 2 नोड तो एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं है तो अगर एक ही नोड है तो रिटर्न कर दूंगा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लिखा व्हाइल फास्ट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल, फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट। तो मैं ये वाला कोड है, ये वाला कोड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये वाला कोड तुम्हें बस ये चेक करके बताएगा कि हाँ मैं लिंक लिस्ट के मिडल तक पहुंच चुका हूं कि नहीं पहुंच चुका। देखो क्या कर रहे हो तुम लिखो फास्ट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट का पॉइंटर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो जब ये तुम कोड लिखोगे, ये बेसिकली कोड क्या करेगा, ये कोड तुम्हारा जो पॉइंटर है उसको मिडल पे लेके जाएगा। ठीक है, और फास्ट पॉइंटर वुड बिकम नल इफ देयर आर इवन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड नॉट नल फॉर ऑड एलिमेंट, सो वी नीड टू स्किप द मिडल नोड। तुम्हें मिडल नोड को हटाना है यहाँ पे, बेसिकली ये लॉजिक है। अगर तुम इसको रन करके देखते हो तो बहुत सिंपल बन जाता है, अगर इसको तुम डीबग करते हो तो इस कोड से तुम मिडल पे आ जाओगे और फिर तुम्हें स्प्लिट करना पड़ेगा। फास्ट पॉइंटर वुड बिकम नल व्हेन देयर आर इवन एलिमेंट इन द लिस्ट, अगर इवन होंगे तो आप एंड पे पहुंचोगे, नल पे पहुंच जाएगा। एंड नॉट नल फॉर ऑड एलिमेंट, वी नीड टू स्किप द मिडल नोड फॉर ऑड केसेस एंड स्टोर इट समवेयर सो दैट वी कैन रीस्टोर द ओरिजिनल लिस्ट। मैंने तुम्हें बताया था वो एग्जांपल लेके, अगर मान लो मेरे के अंदर 7 है, अगर तुम इसको स्प्लिट भी करते हो मिडल से, तो मिडल वाला जो कैरेक्टर है ना वो तुम्हें कहीं और स्टोर करना पड़ेगा और बाद में दोनों लिस्ट को तुम आपस में कंपेयर करोगे।